नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा हूँ। यहाँ जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहा हूँ वह आज नहीं, तकरीबन 300 वर्ष पुराना इतिहास है उसका। और भारतवर्ष की आज़ादी के बाद आज तक विगत 75 वर्षों में उस दिशा में राजनीतिकरण तो बहुत हुआ, राजनेता तो कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हुए, लेकिन जिस विषय को लेके यह आंदोलन था वो आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला। यह दुखद है। आज मिथिला में जिससे भी पूछिए, जहाँ बात होगी तो चर्चाएं ये हो जाती है कि महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने ये किया, महाराजा रामेश्वर सिंह ने वह किया, महाराजा कामेश्वर सिंह ने वह किया। महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु आज से 60 वर्ष पहले हुई थी। 60 वर्ष पहले के बाद विगत 60 वर्षों में मिथिला के लोग या फिर दरभंगा राज के लोग दरभंगा के या मिथिला के उत्थान के लिए क्या किए, ये अगर अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचेंगे तो शायद उसका जवाब मिल जाएगा। यह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि विगत दिनों से मिथिला राज्य के बारे में बहुत तरह की बातें, प्रदर्शन, ये सब हो रहा है। कहते हैं कि यह आंदोलन करीब 300 साल पुराना है कि मिथिला राज्य बनना चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे यह आंदोलन तकरीबन 120 साल पुराना है। 1902 में सबसे पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि मिथिला राज्य, भाषा के आधार पर मिथिला राज्य बनना चाहिए। आज 2022 है, 2022, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद या फिर विगत 20 वर्षों के अंतराल में देश में इतने सारे राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना और अनेक छोटे छोटे बने, लेकिन मिथिला राज्य नहीं बना। यह मेरा मानना है कि, और इसलिए मैं यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने मैं बैठा हूँ और बैठकर यह बात बोलते मुझे तनिक भी अतिशयोक्ति, तनिक भी तकलीफ़ नहीं हो रही है कि मिथिला में गली कूची में हर एक जगह नेताओं का तो अंबाड़ है। नेतागण इतने ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, छोटे कद, घुटने कद से लेके ठेंगुने कद से लेके आदम कद तक के नेता भरे हुए हैं। लेकिन अगर मिथिला के विकास के बारे में बात करेंगे, वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करेंगे, वहाँ के आध्यात्म के बारे में बात करेंगे, वहाँ के शिक्षा के बारे में बात करेंगे, तो विकास शून्य है। इन 75 वर्षों में मिथिला में क्या विकास हुआ है, यह मिथिला के नेता लोग अधिक जानते होंगे। और यही कारण है कि आज घर घर में सिर्फ नेता ही उत्पन्न हो रहे हैं जो मिथिला को या मिथिला राज्य बनने की बात को लेकर उसका सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं, ताकि उनका अपना उत्थान हो, उनका अपनी जो पहचान है समाज में वो बने। उनको तनिक भी यह नहीं है, मैं एकदम फिर बाद में बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि उन्हें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि मिथिला राज्य बने तो कैसे बने। मिथिला राज्य अगर बन गया तो फिर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों की जो बातें हैं इस पे कभी नहीं। लेकिन दरभंगा के टावर चौक से दिल्ली के जंतर मंतर तक प्रदर्शन और ये बातें हमेशा होती आई हैं और आज 120 साल उसके बीत गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। विगत दिनों मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन, जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक पटल पे बहुत बेहतरीन तरीके से आगे आए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, नेताओं से भी बातचीत हुई। उनसे जब उनकी पार्टी का उद्देश्य पूछा, उन्होंने बहुत
बेहतरीन तरीके से एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट का काम किया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बना, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जब उनसे यह पूछा कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, मिथिला में राजनीतिक पार्टियां और राजनेता गली गली भरे हुए हैं, तो एक मुख्य क्या है आप लोगों का उद्देश्य इस राजनीति के पीछे? तो उसमें लोगों का जो एक कहना आया और कहने के बाद जो मैं सुना वो इतना कष्टकारक था कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स की जो राजनीति में अहमियत है, उस अहमियत को मैं पुनः स्थापित कर रहा हूँ। साथ ही हमारी पूरी कोशिश होगी कि एमएसयू के प्रतिनिधि पंचायत के स्तर से लेके जिला में जो जिला परिषद है उससे लेके राज्य में विधानसभा या विधान परिषद और फिर केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा तक हम पहुँचें। हम पहुँचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सोच बहुत बेहतर है, लेकिन अंततः जो बॉटम लाइन बना, बॉटम लाइन ये हुआ कि वो अंततः देश की राजनीति में अथवा प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, विधान परिषद विधानसभा, उसमें आना चाहते हैं। प्रदेश में आने के बाद क्या करेंगे इसकी संभावना क्षीण है। वजह यह है कि 75 वर्ष की आज़ादी के बाद आज भी मिथिला अंचल से जितने भी प्रतिनिधि, चाहे विधानसभा में आए हों या विधान परिषद में आए हों, राज्यसभा में आए हों या लोकसभा में आए हों, उन्होंने मिथिला के लिए क्या किया, यह अगर वो अपने कलेजे पे हाथ रखकर सोचेंगे, उसका एक जजमेंट करेंगे, तो शायद उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने मिथिला के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नेताओं को छोड़ के। उसमें ललित बाबू का नाम बहुत बेहतरीन तरीके से मैं ले सकता हूँ, और उसके बाद जो भी नेता हुए वो राजनीतिकरण अधिक हुआ मिथिलांचल के नाम पे, सिवाय जो मिथिला का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो मिथिलांचल के विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में जो सदस्य गए हैं या हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो मिथिला में मिथिला के विकास को लेकर ये जो दावा करते हैं उसमें बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियों से लेके बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। काम क्या हो रहा है यह वो खुद जानते हैं। मसलन अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति एक है, ये 1990 में बना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद है, ये 1993 में बना। उसके बाद आदर्श मिथिला पार्टी है, मैथिली लिटरेचरी फोरम है, मिथिला मुस्लिम मंच है, युवा मंच है, मिथिला मंच है, विद्यापति सेवा संस्थान है, मैथिली राज्य निर्माण सेना है, मिथिला राज्य संघर्ष मोर्चा है, मैथिली साहित्य परिषद है, अखिल भारतीय मिथिला पार्टी है। समझ में नहीं आता कि इतने सारे पार्टियों के होने के बाद जिस चीज़ की कल्पना 1902 में आधिकारिक तौर पे हुए, आज 2022 में वह कागज़ में ही लिखा हुआ है, जबकि उनके साथ या उनके बाद दशकों बाद जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन का स्वरूप बना और मिथिला राज्य के अलावे बाकी हर एक जगह राज्य बन गया। उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया, बहुत तरह इस तरह के बहुत सारे राज्य बन गए, लेकिन मिथिला का नहीं बना। वजह यह है कि मिथिला में जो नेता हैं वो स्वहित, अपने हित को पहले देखते हैं। मिथिला का विकास हो, यह मैं बहुत ही स्पष्ट, इनको जो इसको सुनेंगे उनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ना तो मिथिला के नेता चाहते हैं कि मिथिला का विकास हो, और न ही जो तत्कालीन मिथिला के महाराजा थे उनके परिवार के लोग आज चाहते हैं कि मिथिला का विकास हो। इसका मैं एक दृष्टांत अभी देता हूँ। मिथिला के लोग जिस चीज़ को बार बार कहते हैं कि लक्ष्मेश्वर सिंह ने ये किया, रामेश्वर सिंह साहब ने ये किया, कामेश्वर सिंह साहब ने ये किया, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन 60 वर्ष बाद हम उस चीज़ को मन में रखें। लेकिन 60 वर्ष कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ इसका मुझे सोचना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ।
मैं अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ठीक बाहर में बैठा हुआ हूँ। हमारे पीछे साउथ ब्लॉक है, यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्लस जो डिफेंस के हैं, सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उधर होम मिनिस्ट्री है। मैं यह चाहता था कि इस जगह महाराजा रामेश्वर सिंह के पुत्र कुमार सुरेश्वर सिंह, उनके पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह दिल्ली में रहते हैं। मैं चाहता था कि कुमार कपिलेश्वर सिंह को कह के मैं उन्हें यहाँ पे लाऊं और मिथिला राज्य के बारे में जो आंदोलन है, ये मुद्दत से आंदोलन जिसकी शुरुआत महाराजा रामेश्वर सिंह ने 1902 में किए थे, इनके दादा, तो क्यों नहीं उन्हें यहाँ बिठाकर उनसे बात करें ताकि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे हम मिथिला आंदोलन को नई दिशा में दे सकते हैं, कैसे हम उसे प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुँच सकते हैं। मैं जा सकता हूँ, मुझ में कुवत है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी वृत्तांत दे सकता हूं, कागजात उन्हें दे सकता हूं। ये मुझे क्षमता है। जब मैं उन्हें फ़ोन किया तो करीबन 6 बार घंटी बजने के बाद उनके मोबाइल को उन्होंने कट कर दिया। यह आज नहीं, जब आर्यावर्त इंडिया नेशन बनाए थे उसके बाद से लेके आज तक लगातार मैं उन्हें अपडेट करने के लिए, चूँकि उन्हीं का है, मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ महज एक श्रमिक हूँ और इस श्रमिक में मैं हमारी जो वेदना और संवेदना थी वो महाराजा के प्रति वो मैं स्थापित कर दिया, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ये यूट्यूब का चैनल हो या जो भी हमसे हो सकता है। जब उन्होंने फ़ोन काट दिया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मिथिला में जो एक कहावत है कि सुतल छी ब्याह हुई है, ये लोग वस्तुतः मिथिला का विकास नहीं चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं ये लोग कि मिथिला का विकास हो। और मिथिला में जिस तरह से छिटपुट रूप से लोग मिथिला राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, उससे मिथिला राज्य का निर्माण नहीं होगा। आज लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जिन्हें करना चाहिए था, जो 1902 में जिनके दादा महाराजा रामेश्वर सिंह ने जिसकी शुरुआत किए थे, आज 2022 है, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी पहुंच गई है। अगर चाहते ये लोग तो बहुत बेहतरीन तरीके से मिथिला राज्य के लिए आगे आते, लेकिन इन लोगों ने नहीं आए। अगर नहीं आए तो इसका साफ मतलब ये है इन्हें मिथिला राज्य से कोई मतलब नहीं। ये इस चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ। मिथिला राज्य के बारे में मैंने 2 व्यक्ति से बात किया, एक डॉक्टर धनकर ठाकुर साहब से जो मिथिला राज्य के बारे में मुद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरे मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर शशिनाथ जी से। इसके बारे में आप आगे क्या कहते हैं वो सुनेंगे। लेकिन मिथिला राज्य के बारे में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1902 में। 1902 में जॉर्ज ग्रेसन ने एक भाषा के आधार पे एक सर्वे कराए थे, और उस सर्वे में यह सोचा गया कि मिथिला का जो क्षेत्र है, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, गंगा के दूसरे तरफ और हिमालय की तराई के बीच वाला, उस क्षेत्र को एक जो मिथिला भाषाभाषी हैं उसमें राज्य का निर्माण हो सकता है। 1981 में मिथिला शब्द 1881 में मिथिला शब्द एक नए रूप में, जो ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया बोलें, ब्रिटिश डिक्शनरी बोलें, उसमें मिथिला शब्द का जगह मिला था। कहते हैं कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से जब बिहार प्रोविंस अलग हुआ, उस समय मिथिला के लोग एक अलग राज्य की कल्पना, एक अलग राज्य के निर्माण के लिए पेश किए, आगे बढ़े कि अगर बंगाल प्रोविंस अलग हो सकता है तो फिर मिथिला राज्य क्यों नहीं हो सकता है।
में मिथिला राज्य के गठन की बात 1774 ईस्वी से चल रही है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत सरकार में तिरहुत को डाल दिया गया। तिरहुत नदी के किनारे या जहाँ कहिए तिरहुत्री ब्राह्मण थे, भारतवर्ष में बसाया गया। 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार प्रांत अलग हुआ, उड़ीसा 1936 में अलग हुआ, 2000 में झारखंड भी अलग हो गया। हमारी मांग हर समय होती रही, लेकिन हम कभी भाषाई और कभी और उलझनों में फंस गए। जबकि 1956 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मण झा, दरभंगा महाराज वगैरह इन लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन इसे हमें एक राज्य के रूप में नहीं दिया गया, क्योंकि हमारी भाषा को ही मान्यता नहीं थी। भाषा को मान्यता 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी में मिल गई। 2004 में वाजपेयी जी के समय भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में भी आ गई। 1992 ईस्वी से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, जबकि लोक सेवा आयोग से मैथिली को हटा दिया गया। हमें मिथिला राज्य क्यों चाहिए? हमें मिथिला राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए चाहिए। हमें मिथिला राज्य यहाँ के लोगों के पलायन, मेधा और मजदूरों को जो पलायन हो रहे, हमारे जो उद्योग धंधा कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, उसके लिए चाहिए। हमारी शिक्षा में गुणवत्ता के चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए चाहिए। और जो हमारा जीडीपी घट रहा है, हमें वो रेस्ट ऑफ बिहार से नहीं प्राप्त होना है, हमें अपने कौशल से प्राप्त करना है। और अपने चीजों को, अपने माछ को, अपने मखान को, अपनी मधुबनी पेंटिंग से हमको दुनिया भर को हम सजा सकते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल कैलिबर इतना है कि यदि सही में शिक्षा का और स्वास्थ्य काम प्रयोग कर सके, तो हम पूरे भारत के एजुकेशन इंडस्ट्री को हम मिथिला से चला सकते हैं। आज मिथिला से लड़का कोटा जाता है, कल कोटा से आएगा। मिथिला का इंटेलेक्चुअल जो है कंट्रीब्यूशन वो दुनिया में सबसे अधिक है, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। आज की जो जीडीपी हमारे वाटर के मैनेजमेंट के चलते घट रही है, वो बाढ़ का नियंत्रण वो कैसे करेंगे वो हम कर सकते हैं। और हमारी सरकार, मिथिला की सरकार कर सकती है, जो बिहार सरकार 100 साल में नहीं की। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप मिथिला राज्य के पक्ष में आए, हर मैथिल और नन मैथिल, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यक है। आज जब चीन से हमारे झंझट की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से मिथिला का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी होगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी होगा और नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी होगा। धन्यवाद। ग्रेसन्स के भाषा के आधार पर जब मिथिला क्षेत्र का निर्धारण हुआ, उसके बाद ये हुआ था 1902 में। उसके 24 वर्ष बाद, लगभग 19 वर्ष बाद, 1921 में मिथिला के या दरभंगा के तत्कालीन महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस दिशा में पहल किए। उन्होंने एक अलग मिथिला राज्य के निर्माण के लिए, मिथिला राज्य का एक अस्तित्व अपने आप में आए मिथिला के लोगों के लिए, इस दिशा में उन्होंने एक पहल की। 1936 में फिर उड़ीसा अलग हो गया। 1902 से 1936 ये बीच में 34 वर्ष बीत गए। उड़ीसा भी अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, लेकिन मिथिला राज्य की बात वहीं की वहीं रही। मिथिला भारतवर्षक एक विशिष्ट भूखंड थिक। एकर राज्य संगठन जखने हो लागल भारतवर्ष के, तहिए एकर मांग भेलै मिथिला राज्य किया नहि भऽ रहल है, वही दिन एकरा भेट जेबाक चाही। ताहिमे आधार छै, एकर सबसँ पहिल आधार ऐतिहासिक अछि जे वैदिक कालसँ अद्य पर्यन्त एहिठाम शासक होइत गेला, पृथक राजा होइत गेला और हुनकर सभक क्रमशः इतिहास प्राप्त अछि। दोसर अछि आधार भौगोलिक आधार। हमर मिथिलाके भू परिसीमन पुराण कालीन अछि, कयल छै, और एकर दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोशी नदी, पश्चिम में गंडकी नदी आ उत्तर में नेपाल देश। एहि प्रकारे परिसीमन कयल छै, भौगोलिक हमर आधार अछि। दोसर अछि भाषिक आधार। एहिठुमका भाषा प्राचीन कालसँ मैथिली रहल है और मैथिलीके बहुत पुरान कालसँ, प्राचीन कालसँ एकर साहित्य भेटै छै, समृद्ध साहित्य छै। एकर लिपि बहुत प्राचीन अछि, तऽ हमर लिपि अछि। तऽ ई सब प्राचीन आधार भेल। और वर्तमान में हमरा सबके उद्योग के नाम पर एहिठाम किछु नहि भऽ रहल है।
जेहो उद्योग पहिने से चलै छल हमर दरभंगा महाराज स्थापित केने छलाह उद्योगके, जाहिसँ कि बहुत मजदूर एहिठुमका और कर्मचारी सब कार्य करै छलाह, ओ बन्द अछि, सबटा बन्द अछि, उपेक्षित अछि। एहिठुमका मजदूर सब पलायन कऽ रहल है, बाहर जा रहल है, ओकरा उद्योग नहि भेट रहलैए। एहिठुमका बाढ़िक समस्या जे अछि एकर निदान नहि भऽ रहल है। एहिठुमका कृषि प्रधान राज्य अछि और कृषि उपेक्षित अछि, आधुनिक ढंगसँ कृषि नहीं भऽ रहल है। तऽ ई सब समस्या छै। स्वतंत्र राज्य भेलासँ एकर जे छै सबटा एहि दिस काज हैत। हमर भाषा 8म अनुसूची में मैथिली भाषाके स्थान भेट गेल, तथापि ई भाषा एहि राज्यमे उपेक्षित अछि। यदि हमरा स्वतंत्र राज्य भऽ जाइए तऽ एकर प्रधान भाषा रहत एहिठुमका मैथिली, और बाल वर्ग जे छै प्राथमिक शिक्षा ताहिमे से एकर स्थान तऽ अछिए सरकारसँ, परंतु क्रियान्वयन नहीं भऽ रहल है। क्रियान्वयन हैत तऽ एकर अनेक आधार छै। ई सन 47 में जब देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद नेहरू यहीं आए, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सब ये इसी स्थान पे मिथिला के राज्य के बारे में चर्चाएं हुई। तत्कालीन जो भी राजनेता थे वो सभी तरह के दस्तावेजों के साथ नेहरू तक पहुँचे कि एक अलग मिथिला राज्य का निर्माण हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद सन 47 के बाद आज 2022 तक विगत 75 वर्षों में न केवल बिहार, न केवल मिथिला, पूरे देश में राजनीति का जो राजनीतिकरण हुआ है अपने अपने उत्थान के लिए, वह इस बात का द्योतक है कि अंतः मन से कोई भी राजनेता नहीं चाहता है कि मिथिला राज्य अलग हो, एक अलग मिथिला राज्य अस्तित्व में आए। और मिथिला के जो नेता हैं उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि मिथिला का राज्य बने। और आप अगर कहेंगे कि जो लोग इतना स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, इतना लड़ाई में साथ हैं, वो सब सिर्फ दिखावा है। कोई राजनेता नहीं चाहता है कि मिथिला राज्य अलग बने। दरभंगा महाराज के आज की पीढ़ी जो मिथिला के बारे में इतने बात करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मिथिला राज्य बने। अगर चाहते तो यहाँ आके आज इस जगह पे वो बोलते, लेकिन वो तो फ़ोन काट देते हैं। आज़ादी मिलने के बाद मतलब सन 47 के बाद 1950 और 56 के बीच में भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन मिथिला फिर इग्नोर रहा। मिथिला के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, और मिथिला राज्य बनने की बात उस समय भी सपने में रह गया। सन 50 और 52 के बीच में मिथिला के एक डॉक्टर लक्ष्मण झा के नेतृत्व में मिथिला राज्य का निर्माण हो। भाषा के आधार पर मिथिला एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, एक शुरुआत की गई। लक्ष्मण झा एक बुनियाद दिए थे इस आंदोलन को। बाद में जानकी नंदन सिंह ने भी मिथिला राज्य के निर्माण के बारे में भी, एक अलग मिथिला राज्य के अस्तित्व होने के बारे में एक पहल किए। उन्होंने उस समय कांग्रेस से उनका जो तालमेल था वो तालमेल भी डगमगा गया। कांग्रेस के साथ उनका जो संबंध था वो संबंध इस चीज़ को लेके, मिथिला राज्य के निर्माण को लेके थोड़ा सा संबंध, विच्छेद नहीं बोलेंगे, लेकिन संबंध खराब हो गया था कांग्रेस के साथ में। सन 56 में आकर मिथिला राज्य के निर्माण से संबंधित जितने भी तत्कालीन दस्तावेज थे, उन तमाम दस्तावेजों को एकत्रित कर एक मुश्त दस्तावेज के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये दिया गया, और उनसे ये गुजारिश की गई कि भाषा के आधार पर जिस तरह अन्य राज्यों का निर्माण हो रहा है, मिथिला राज्य का भी निर्माण मिथिला के लोगों के कल्याण के लिए, मिथिला के क्षेत्र के विकास के लिए मिथिला राज्य का निर्माण हो। वो जितने दस्तावेज थे उन्हें प्रस्तुत किया गया। 56 से 1986 तक आंदोलन शांत रहा, किसी तरह से कोई आंदोलन नहीं। 86 में आकर 86 का
अर्थ यह कहेंगे कि पोस्ट इंदिरा गांधी एसेसिनेशन, इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद 86 में फिर एक बार मिथिला राज्य निर्माण के बारे में सुबुगाहट हुई और उसका नेतृत्व किए थे विजय कुमार मिश्रा। विजय कुमार मिश्र इसकी शुरुआत के एक आंदोलन के रूप में लाए कि मिथिला राज्य का निर्माण हो। जब बिहार से का फिर दो टुकड़ा हुआ, साउथ बिहार जो झारखंड के रूप में इमर्ज किया, झारखंड के रूप में अस्तित्व में आया, उस समय फिर सुबुगाहट हुई कि मिथिला राज्य भी होना चाहिए। और उस समय जो बिहार के एक प्रबुद्ध अधिवक्ता थे ताराकांत झा का जो एसोसिएशन था वो राजनीतिक पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका बहुत ही बेहतरीन तालमेल था। उन्होंने फिर एक अलग राज्य के निर्माण के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन ताराकांत झा के साथ फिर दुर्भाग्य ये हुआ कि कुछ राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही और वो आंदोलन वहीं का वहीं समाप्त हो गया। मिथिला राज्य निर्माण को लेकर 2004 में फिर एक बार सुबुगाहट हुई थी और फिर 2007 में जो तत्कालीन नेता लोग थे उन नेता लोग ने ये कहा कि एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे और सिग्नेचर कैंपेन के आधार पे तत्कालीन जो भी प्रधानमंत्री थे उन्हें या केंद्र की जो सरकार थी उन्हें यह कहेंगे कि इस सिग्नेचर को आधार मान के हमें एक अलग मिथिला राज्य का निर्माण कर दें। 2007 के बाद 2015 तक फिर आंदोलन शांत रहा, फिर इसका एक राजनीतिकरण हुआ और राजनीति में जो लाभ उठाने के लिए उस समय कीर्ति आजाद मिथिला राज्य के निर्माण के लिए फिर एक मांग किए, लेकिन यह मांग सिर्फ होता था अखबार के पन्नों पे या फिर संसद में। 4 सवाल कर दिए अखबार के पन्नों पे, टेलीविज़न पे या मैगजीन में, ये सारा चीज़ छप गया और बात वहीं ख़त्म हो गई। बिहार में जब तक लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे या लालू प्रसाद यादव के बाद जब उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तब कभी भी मिथिला राज्य के बारे में, मिथिला राज्य के निर्माण के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के कार्यालय से राबड़ी देवी बाहर निकल गई, नीतीश कुमार का आगमन हुआ, वो मिथिला राज्य के निर्माण के लिए राबड़ी देवी अपना हाथ उठाने लगी। वो कहने लगे कि मिथिला राज्य निर्माण होना चाहिए। राबड़ी देवी के बाद 2019 में जो गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के एमपी हैं, 2019 में उन्होंने इसी को आधार मान के एक अलग राज्य के निर्माण को आधार मान के शायद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अंततः 1902 में जिसकी बुनियाद रखा गया था, दरभंगा के तत्कालीन महाराजा रामेश्वर सिंह ने 1902 में मिथिला राज्य के निर्माण के लिए जो एक कल्पना किए थे, वो कल्पना आज 2022 हो गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों का सिर्फ मिथिला राज्य का या मिथिला की संस्कृति का या मिथिला के से जुड़े हुए, चाहे मिथिला पेंटिंग ही क्यों नहीं हो, मिथिला का पाग क्यों नहीं हो, मिथिला का मकान क्यों नहीं हो, मिथिला का मछली क्यों नहीं हो, इन तमाम चीज़ों का सिर्फ राजनीतिकरण हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेके सिर्फ चाहे वो घुटने कद के, ठेंगुने कद के, आदम कद के, जैसे भी पंचायत के, विधानसभा के, विधान परिषद के, जिला स्तर के, संसद के, राज्यसभा के, लोकसभा के जितने भी राजनेता हैं, सबों ने इस शब्द का राजनीतिकरण किया। चुनाव के समय इस शब्द का राजनीतिकरण होता है और फिर समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 1902 से 2022 120 साल का ये इतिहास मिथिला राज्य निर्माण को लेके, अभी तक तो राज्य का अगर निर्माण हुआ होता तो राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किसी के मन में जो इच्छा शक्ति है, चाहे वो छोटे कद के नेता हो,
चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, किसी भी लोगों की जो इच्छा शक्ति होती है वो इच्छा शक्ति शायद नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमें इच्छा शक्ति है निर्माण करने के लिए अथवा नहीं है। और अगर 120 साल का इतिहास देखते हैं तो लगता है कि इच्छा शक्ति का अभाव ही नहीं, घोर किल्लत है। जिसके पूर्वजों ने मिथिला राज्य के निर्माण के लिए 1902 में अभियान चलाए, महाराजा रामेश्वर सिंह, अगर उनकी पीढ़ी के लोग, तीसरी पीढ़ी के लोग फ़ोन की घंटी बजने के बाद फ़ोन को काट देते हैं, जिन्हें यहाँ इस प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने खड़े होकर बैठकर मिथिला राज्य के निर्माण के लिए कहना था, बोलना था, आवाज़ निकालना था, वो फ़ोन काट देते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मिथिला राज्य का निर्माण होगा। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें मिथिला को, तो मिथिला में इसके पूरब की ओर महानंदा, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक और फिर उत्तर में हिमालय की तराई है। ये एक क्षेत्र, एक भूभाग होगा जो मिथिला का भूभाग है। कहते हैं कि मिथिला राज्य में अभी के हिसाब से इसमें 18 लोकसभा क्षेत्र हैं और तकरीबन 108 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। इस मिथिला राज्य में जितने जिला को अभी तक आंका गया है उसमें ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा है, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, लखीसराय, जमुई, बांका, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा, ये सभी जिला को अंकित किया गया है। अगर मिथिला राज्य बनता है तो ये सभी जिला मिथिला राज्य में जाएंगे। मिथिला राज्य क्यों नहीं बना या क्यों नहीं बनने के लिए लोग आतुर हैं, इसमें खास करके जो प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, कुछ राजनेता भी होंगे, चाहे वो राजनेता प्रदेश के हों या दिल्ली में बैठे हुए हों, मंत्रालय में हों, मंत्री हों, संतरी हों, जो भी हो। इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है, ये बाकी बातें विद्वान विदुषी जो इस मिथिला राज्य से जुड़े हुए हैं, मिथिला राज्य के निर्माण के लिए जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो पटना में है, जिसके रिकमेंडेशन से या फिर केंद्र में बैठे हुए हैं उनके, वो नहीं चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ पावर है मगध, गंगा के इस तरफ, वो सेंटर ऑफ पावर में कटौती हो जाए। वो नहीं चाहते हैं कि गंगा के इस पार और उस पार की लड़ाई में, अभी यही बोलेंगे कि उस पार और इस पार की लड़ाई है गंगा के, तो गंगा के तट पे पटना, मगध के तरफ या पाटलिपुत्र के तरफ जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका अस्तित्व कमज़ोर हो जाए। क्योंकि अगर गंगा के उस तरफ के लोग, मिथिला राज्य का निर्माण हो गया तो मगध का माथा समाप्त हो जाएगा। मिथिला में इतना माथा है, इसीलिए एक कहावत भी है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इतना मगज है वहाँ पे कि कोई भी चीज़ सकारात्मक रूप से सामने नहीं आ पाता है। और मगध वाले ये नहीं चाहते हैं कि वो मिथिला को अलग कर दें। नीतीश कुमार को मगध में ही लीजिएगा क्योंकि वो गंगा के इस तरफ के हैं। और बाकी केंद्र में लोग क्यों आतुर होंगे, केंद्र के नेतृत्व में या केंद्र में जो लोग बैठे हैं, मंत्री हैं या सांसद हैं, वो दूसरे क्षेत्र के सांसद क्यों आतुर होंगे, उन्हें क्यों, क्या उनको होगा कि वो मिथिला राज्य के निर्माण के लिए सरकार को दबाव डालें। उन्हें कोई मतलब नहीं है मिथिला राज्य बने नहीं बने। वजह यह है कि जब दरभंगा के राजा महाराजा रामेश्वर सिंह के वंशज को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि मिथिला राज्य बने, तो फिर मिथिला राज्य कैसे बनेगा। हाँ,
जो छिटपुट आंदोलन होते हैं, कभी जंतर मंतर पे धरना दे दीजिए, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे 10 लोग खड़े होके मिथिला राज्य के निर्माण के लिए कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठ के आप 10 आदमी प्रतिवेदन भी लाके शायद ही दे सकते हैं, बशर्ते कि बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेते हो। लेकिन मैं यहाँ बैठ के ये कहते हुए हमको तनिक भी हिचक नहीं है, तनिक भी संकोच नहीं है कि आप जिस राज्य के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं उसका आज 120 साल हो गया है, और 120 साल तक अगर आप लड़ाई लड़े हैं, मेरा मानना है कि लड़ाई नहीं लड़े हैं, छिटपुट लड़ाई लड़े हैं, छिटपुट राजनीति, लड़ाई नहीं बोलेंगे, छिटपुट राजनीति की है अपने अपने स्वार्थ के लिए। आज भी मिथिला राज्य के निर्माण के लिए जो भी बातें लोग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने अपने लाभ के लिए। इसलिए इस कहानी को सुनते देखते आप तमाम लोगों को हो सकता है कि हमारे प्रति आक्रोश हो, लेकिन यही कहूँगा कि अगर सच में राज्य का निर्माण चाहिए तो एक बेहतरीन तरीके से, एक सबल रूप से आगे आना होगा, क्योंकि बिना सबल रूप से आगे आए आप अपने उद्देश्य में शायद पूरा नहीं कर पाए।